हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर के ऊपर हमें चर्चा करना है। पावर शब्द का सामान्य सा तात्पर्य क्या होता है? जो हम ये बात कह रहे हैं पावर का तात्पर्य क्या होता है? हिंदी में यदि बात करेंगे हम तो इसे कहते हैं कार्य करने की दर। कार्य करने की क्षमता नहीं, कार्य करने की दर या ऊर्जा खपत का जो दर होता है वही शक्ति कहलाता है या पावर कहलाता है। मगर यहां कार्य करने का दर, इस शब्द का तात्पर्य यह है कि एक सेकंड में ऊर्जा के द्वारा कितना कार्य किया जाता है। तो पर यूनिट टाइम पर या प्रति इकाई समय में किसी भी ऊर्जा के द्वारा किए गए कार्य की जो मात्रा होती है वही मात्रा ही हमारे पावर के नाम से जाने जाते हैं। तो पावर का जो फॉर्मूला होता है, पावर का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन अपॉन टाइम। पावर इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन डिवाइडेड टाइम, कार्य करने की दर। अर्थात यदि हमने उसको टाइम से डिवाइड किया तो यह तात्पर्य है कि एक सेकंड में कितना कार्य किया गया। अब ये कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है? क्योंकि हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पावर की, विद्युत शक्ति की, अर्थात विद्युत ऊर्जा के द्वारा एक सेकंड में कितना कार्य किया जा रहा है, इसी ही किस नाम से जाना जाता है? पावर के नाम से जानते हैं हम। मैकेनिकल पावर अलग होता है, इलेक्ट्रिकल पावर अलग होता है, लाइट एनर्जी का पावर अलग होता है। तो हर जितने भी प्रकार के एनर्जी होंगे उतने प्रकार के पावर होंगे। तो पावर का एक सामान्य जो परिभाषा है, कार्य करने की दर को या ऊर्जा के द्वारा किए जाने वाले कार्य करने की दर को हम शक्ति से निरूपित करते हैं, शक्ति से हम बताते हैं। तो पावर का फॉर्मूला हो गया वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। ये हम लोगों का इलेक्ट्रिक पावर का क्या था? सिंपल सा फॉर्मूला है। अब इसकी इकाई क्या होगी? इसकी इकाई होती है, इकाई अर्थात इसका यूनिट। तो इसका यूनिट होता है वॉट, WATT। तो 1 वॉट पावर कब कहा जाएगा? जब 1 जूल काम करने में 1 सेकेंड समय लगता हो। अर्थात इलेक्ट्रिक एनर्जी 1 सेकेंड में जब 1 जूल कार्य करे, उस स्थिति में पावर का मान कितना होगा? हम लोगों का 1 वॉट होगा। तो 1 वॉट पावर सिंपल सी बात है, किसके बराबर होता है? जूल पर सेकंड के इक्वल होता है। जूल किसके लिए हो गया? वर्क के लिए। और सेकंड किसके लिए हुआ? टाइम के लिए। तो 1 जूल कार्य करने के लिए जब 1 सेकंड का समय लगे, उस स्थिति में हम जो पावर होता है उस पावर को किस नाम से जानते हैं? 1 वॉट पावर के नाम से जानते हैं। इसकी और इकाई क्या क्या होती है? इसकी और इकाई होती है, जैसे ये 1 वॉट है, अब इसी पावर को आप बढ़ाते जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? जैसे जब 1000 वॉट होगा, 1000 वॉट, उसको किस नाम से जाना जाता है? 1 किलो वॉट के नाम से जाना जाता है। जब ये इसी प्रकार से 1000 गुणा 1000 वॉट होता है, इसको 1 मेगावाट से जाना जाता है। इस प्रकार से इसको आगे क्या है? बढ़ाया जा रहा है। तो वॉट है, किलो वॉट हो गया, मेगावाट हो गया, ये सब के सब पावर की ही इकाई है। अंतर सिर्फ ये है कि ये सभी बड़ी राशियां हैं कि जैसे जैसे किसी भी डिवाइस का या एनर्जी कंजम्पशन का वैल्यू जब बढ़ते जाता है तो उस स्थिति में हम उसको 1000 वॉट, जैसे इस रेंज में पहुंचा 2000 वॉट या 2500 वॉट पहुंचा, तो 1000, 2000, 2500, 2775, इस टाइप के डिजिट को उपयोग न करके हम उसको शॉर्ट फॉर्म पे यूज करेंगे। 2.5 kW, 2.5 मेगावाट, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अर्थात बहुत बड़े बड़े डिजिट के रूप में किसी चीज को रिप्रेजेंट करना कंफ्यूजन में आता है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? उसको सामान्य शब्दावली में उसको रिप्रेजेंट करने का प्रयास करते हैं। तो ये इस प्रकार से हुआ। मगर पावर की एक और इकाई होती है, पावर का एक और बहुत ही सिंपल सा चीज है, वो है 746 वॉट जो होता है। इस 746 वॉट को किस नाम से जाना जाता है? हॉर्स पावर के नाम से जाना जाता है। हिंदी में कहते हैं अश्व शक्ति। तो 1 हॉर्स पावर जो है वो कितने के बराबर रहता है? 746 वॉट के इक्वल होता है। तो ये सभी जो हैं, ये जो भी चीजें आप देख रहे हैं, ये सभी पावर की ही यूनिट है। चाहे आप हॉर्स पावर की बात करो,
मेगावाट की बात करो, किलोवाट की बात करो या सामान्य वाट की बात करो, ये सब के सब क्या है, पावर के ही यूनिट है। मगर अब ये बात आता है कि ये सब यूनिट को किस किस पर्पस के लिए, किस किस प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाता है तो सब पावर, मगर अलग अलग स्थानों पर हम अलग अलग पावर की इकाई का प्रयोग करते हैं। जैसे 1 वाट है तो वाट वाली इकाई को हम कहां पर उपयोग करते हैं, वाट इकाई को उपयोग करने का जो प्लेस है वो है सामान्य गणितीय गणना में, सामान्य गणना हेतु हम इसका प्रयोग करते हैं। किलोवाट जो रहता है इसका क्या रहता है, घरेलू विद्युत शक्ति से संबंधित उपकरण हेतु हम किलोवाट का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, घरेलू विद्युत शक्ति से संबंधित उपकरण तक के लिए हम किलोवाट तक के रेंज का प्रयोग करते हैं। जैसे आप हीटर का कॉइल है तो हीटर का कॉइल खरीदने जाते हैं तो हमें क्या बोला जाता है कि भाई हीटर का कॉइल 1000 वाट का चाहिए, 1500 वाट का चाहिए या 2000 वाट का चाहिए। तो दुकान वाला हमसे पूछता है कितने वाट का दूं, हम उससे क्या कहते हैं कि कौन ज्यादा पावरफुल है भैया दे देना, यदि डिजिट की जानकारी नहीं है तो उस स्थिति में वो हमें 2 किलोवाट का या 2000 वाट का हमें कॉइल को दे देता है। मान लो कभी आप एलईडी बल्ब खरीदने के लिए गए तो बल्ब खरीदने जाएंगे तो उसमें भी वो दुकान वाला हमसे यही प्रश्न पूछता है, भैया 9 वाट का एलईडी बल्ब दूं, 9 वाट का दूं, 12 वाट का दूं, 15 का दूं, 18, 24 वाट का दूं, 30 वाट का दूं, 50 वाट का दूं, कितने का दूं। अर्थात वो जो विद्युत जो उपकरण है उन उपकरण को हमें उसकी शक्ति से क्या करता है, कंपेयर कराता है कि जिसकी शक्ति ज्यादा है वो ज्यादा कार्य करेगा मगर वो विद्युत ऊर्जा का खपत भी उतना ही ज्यादा करता है। इस बात को वो बताने का प्रयास करता है। तो 1 किलोवाट तक का जो रेंज है, अब 1 किलोवाट से ये 2 किलोवाट भी हो सकता है, 1 किलोवाट से 500 वाट, 100 वाट, 50 वाट भी हो सकता है। तो ये जो रेंज रहता है ये रेंज किसके लिए प्रयोग किया जाता है, घरेलू विद्युत शक्ति से संबंधित उपकरण को नापने के लिए या उसके शक्ति को मेजरमेंट के लिए हम इस इकाई का प्रयोग करते हैं। मगर जब हम मेगावाट रेंज पर पहुंचते हैं तो मेगावाट जो रेंज रहता है ये सामान्यतः पावर प्लांट से संबंधित जगह जो होते हैं उनके प्रयोजन में उपयोग होता है। जैसे आप देखे होंगे 500 मेगावाट का प्लांट कहीं डल रहा है, कहीं आप देखते होंगे 600 मेगावाट के 3 यूनिट डल रहे हैं। तो ये जो बातें हैं, जहां मेगावाट चीज आया तो मेगावाट भी पावर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितनी विद्युत शक्ति वो जनरेट करता है, उसी के बारे में ही बात किया गया। मगर ये जो रेंज है ये रेंज सामान्यतः कहां के लिए प्रयोग होता है, पावर प्लांट जैसे जगह के लिए उपयोग होता है। अब इसी प्रकार आता है 746 वाट जिसको हम कहते हैं 1 हॉर्स पावर, 1 अश्वशक्ति। तो ये जो रेंज है ये रेंज किसके लिए उपयोग होता है, इलेक्ट्रिक मशीन के लिए। इलेक्ट्रिक मशीन, अब इलेक्ट्रिक मशीन में क्या हो गया, पंप हुआ, जनरेटर हो गया, एसी डीसी मोटर हो गए। तो इन टाइप की जो चीजें हैं उनके लिए हम हॉर्स पावर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो इलेक्ट्रिक मशीन्स जितने भी हैं, चाहे वो मोटर हो, चाहे जनरेटर हो, चाहे पंप हो, चाहे ट्यूबवेल हो, कोई भी इस प्रकार की जो चीजें हैं उन मशीन्स के लिए हम हॉर्स पावर शब्द का प्रयोग करते हैं। एक और वर्ड का यूज करते हैं पावर के लिए, वो होता है BHP, ब्रेक हॉर्स पावर। हॉर्स पावर में और ब्रेक हॉर्स पावर में कोई डिफरेंस नहीं होता, अंतर सिर्फ यह होता है कि इंजन की ताकत को नापने के लिए हम BHP का यूज करते हैं, मगर सामान्य मशीन की ताकत को नापने के लिए हम केवल हॉर्स पावर का यूज करते हैं। दोनों जगह जो मशीन है वो एज ए इंजन के रूप में वर्क करता है। अब जैसे पेट्रोल इंजन है या डीजल इंजन है, चाहे बाइक का हो, चाहे कार हो, बस हो, ट्रक हो, किसी भी चीज का हो, वो इंजन जितना टॉर्क प्रोड्यूस करता है व्हील को रोटेट करने के लिए, अब उस घूमते हुए चक्के को रोकने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, ब्रेक लगाना पड़ता है। तो कितने प्रेशर से हम ब्रेक लगाएंगे या ब्रेक लगा रहे हैं तो कितना हम विपरीत दिशा में ऊर्जा को खर्च करते हैं जिससे कि वो इंजन का रोटेशन क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, या वो व्हील है उस व्हील का रोटेशन स्टॉप हो जाए। तो उसके अगेंस्ट में जो वर्क करते हैं उससे जिस
मशीन का हम पावर ज्ञात करते हैं, ये विधि ही हमारा क्या कहलाता है, वो ब्रेक लगाने का मेथड है, और उसके लिए जो पावर उपयोग किया जाता है वो है ब्रेक हॉर्स पावर। तो ब्रेक हॉर्स पावर जो होता है यह हॉर्स पावर के ही बराबर होता है। अंतर सिर्फ यह है कि ब्रेक अप्लाई करके उस मशीन के पावर की गणना की जाती है, तो उसे बीएचपी का नाम दे दिया जाता है। तो ब्रेक हॉर्स पावर जो होता है, ब्रेक हॉर्स पावर जो है मैकेनिकल सिस्टम के लिए सामान्यतः उपयोग होता है, मैकेनिकल सिस्टम हेतु उपयोग होता है। मैकेनिकल सिस्टम में मेनली जो है हम लोगों का इंजन जितने भी होते हैं इन सब के लिए यूज होता है। तो आपको मेन क्या है, किस इकाई का प्रयोजन हम किस फील्ड में करते हैं ये पहले पता होना चाहिए कि ये हमारे पास अलग अलग प्रकार की इकाई मौजूद है, कि सामान्य वाट है, किलोवाट हो गया, मेगावाट हो गया, हॉर्स पावर हो गया और ब्रेक हॉर्स पावर हुआ। ये जो 5 प्रकार के जो अलग अलग आप इकाई देख रहे हैं, रहने के लिए सब एक ही है, केवल गणितीय मान अलग अलग है, अरिथमेटिकल जो वैल्यूज हैं वो डिफरेंट है, मगर उन वैल्यू के अकॉर्डिंग ही उनका जो उपयोग है वो तय किया जाता है कि अलग अलग स्थान पर हम कैसे कैसे उसका प्रयोग करेंगे। ये इसके बारे में चर्चा किया गया। तो ये तो पावर के बारे में बहुत सामान्य सी बात थी। अब इसकी इकाई क्या होती है, वॉट होती है, हमने तो देख लिया। अब इसी से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, यदि मान लेते हैं हम घर पे सामान्य जो बल्ब इस्तेमाल करते हैं, सामान्य जो बल्ब इस्तेमाल करते हैं वो किस प्रकार के बल्ब की मैं बात कर रहा हूं, कि जैसे सामान्य जब आप बल्ब की बात करते हैं तो ये सामान्य बल्ब जो रहता है वो कितने का होता है, नॉर्मली 100 वॉट का होता है, 60 वॉट का होता है, इस टाइप के इसके रेटिंग्स रहते हैं। 100 वॉट हो या 60 वॉट हो, तो इसका तात्पर्य क्या होता है कि ये 100 जूल एनर्जी 1 सेकेंड में क्या करते हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। अर्थात 100 जूल इलेक्ट्रिक एनर्जी जब वो पर सेकेंड जब वो कंज्यूम करते हैं, उस स्थिति में उसका पावर जो है वो कितना कहलाता है, हम लोगों का 100 वॉट कहलाता है। अर्थात जो येलो कलर का जो बल्ब रहता है, घर में हम खरीद के लाकर लगाते हैं, 10 रुपए वाले जो बल्ब होते हैं, तो उस 10 रुपए वाले बल्ब कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, पर सेकेंड वो 100 जूल एनर्जी कंज्यूम करता है। ये पहली बात थी। जैसे आप ट्यूब लाइट की बात करेंगे, ट्यूब लाइट जो रहता है ये लगभग कितने का होता है, 40 वॉट का होता है, और आज के डेट में अभी ये 20 वॉट और 18 वॉट तक के रेंज में भी आ चुका है। तो 40 वॉट का ट्यूब लाइट है, तो इसका तात्पर्य क्या होता है आपके पास में कि ये 40 जूल एनर्जी 1 सेकंड में खर्च कर रहा है। 20 वॉट का ट्यूब लाइट है, इसका मतलब है कि ये 20 जूल एनर्जी 1 सेकंड में खर्च करता है। और 18 वॉट का तात्पर्य है कि ये 18 जूल एनर्जी 1 सेकंड में क्या करता है, खर्च करता है। इस प्रकार से तो देखिए ट्यूबलाइट क्या है, लाइट ज्यादा दे रहा है किसकी तुलना में, इस बल्ब की तुलना में, और एनर्जी कंजम्पशन भी क्या कर रहा है, कम कर रहा है। ये 1 सेकंड में 100 जूल एनर्जी कंज्यूम करता है, ये 1 सेकंड में 40 जूल एनर्जी कंज्यूम करता है। अच्छा, ये कितने लाइट बाहर देते हैं, कितना लाइट ये आउटपुट देते हैं, इसको भी देख लो। तो ये 100 जूल 1 सेकंड में कंज्यूम करके केवल और केवल 10 कैंडेला का लाइट देता है। कैंडेला जो रहता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट या ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट है, अर्थात कितने प्रकाश की मात्रा वो अपने स्रोत से बाहर निकालता है, ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहलाता है। तो ये जो बल्ब है सामान्य, ये बल्ब क्या करता है, 1 सेकेंड में 100 जूल इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करता है और मात्र 10 कैंडेला का लाइट ये आउटपुट में देता है। मगर वही ट्यूबलाइट की आप बात करो तो 40 जूल जो जिसका लिमिट है, 1 सेकंड में जो 40 जूल कंज्यूम करता है, ये 50 कैंडेला लाइट आउटपुट में देता है। तो ये तो ज्यादा बेनिफिशियल हुआ हम लोगों के लिए कि भाई जो 1 सेकंड में 40 जूल एनर्जी खपत करके 50 कैंडेला का लाइट देता है। 50 कैंडेला मतलब ऐसे ऐसे 5 बल्ब के लाइट के बराबर है। तो ऐसे 5 बल्ब जलाओगे तो 100 इंटू 5 500 जूल एनर्जी 1 सेकंड में खपत होगा, और ट्यूबलाइट का प्रयोग करोगे तो केवल 40 जूल 1 सेकंड में खपत करके उतना ही लाइट हमें दे देगा। तो इसीलिए जैसे जैसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का विकास हुआ, आगे बढ़ते गए, हमने ये पाया कि सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार हुआ, फिर बल्ब का आविष्कार हुआ, बल्ब के बाद फिर ट्यूबलाइट का आया। तो ट्यूबलाइट डिस्चार्ज ट्यूब वाले आए थे,
जो 40 वाट के होते थे, उसके बाद उसी डिस्चार्ज ट्यूब में थोड़े छोटे साइज में आए तो 20 वाट के आने चालू हो गए। अब एलईडी ट्यूबलाइट आना चालू हो गया है जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्शन पे काम नहीं करता। अब वो एलईडी जो ट्यूबलाइट है वो 20 वाट 18 वाट इस टाइप के रेंज में आते हैं। मतलब जितना वॉटेज कम होते जा रहा है इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजम्पशन उतना ही डिक्रीज होते जा रहा है, मगर लाइट की इंटेंसिटी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। 40 वाट और 20 वाट में अंतर केवल और केवल 5 से 7 कैंडेला का होगा, उससे ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। तो बेनिफिशियल यही है कि हम ट्यूबलाइट का प्रयोग करते जाएं। एलईडी जो आता है, एक एलईडी जो बल्ब होता है, एक एलईडी बल्ब भी लगभग कितने का रहता है? 9 वाट 12 वाट 15 वाट इस तरीके के रेंज के रहते हैं। 9 वाट बल्ब का आप तात्पर्य समझ रहे हैं क्या होता है? 9 वाट बल्ब का तात्पर्य होता है कि 9 जूल एनर्जी 1 सेकंड में खपत करना। और एक एलईडी बल्ब भी कम से कम 20 कैंडेला का लाइट देता है, अर्थात इस प्रकार के 2 बल्ब के बराबर वो लाइट प्रोड्यूस करता है। तो पावर के बारे में जानना इसीलिए अति आवश्यक होता है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, उस डिवाइस के पावर के बारे में जब आपको जानकारी रहेगी कि यदि आपने उसके पावर रेटिंग को समझ लिया तो आप इस चीज को जान सकते हैं कि वो 1 सेकंड में कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। इसकी जानकारी हमें बहुत अच्छे तरीके से मिल सकती है। तो ये तो हमने इसके इकाई के बारे में बात किया कि इस इकाई का जनरल मीनिंग क्या होता है, इसके बारे में हमने देखा। अब तीसरा जो महत्वपूर्ण चीज है इसमें, पहले हमने पावर के बारे में बात किया, उसकी इकाई के बारे में, दूसरा जो है उसकी इकाई को ही थोड़ा सा इलेबोरेट किया। अब तीसरा जो चीज है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की जो रेटिंग होती है वो रेटिंग किस प्रकार से तय की जाती है। कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की रेटिंग जो रहती है पावर वोल्टेज रेटिंग दी जाती है हमेशा। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी पूछा गया है कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की जो रेटिंग है वो क्या होगी। तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस मतलब होता है उपकरण। तो विद्युत उपकरण की जो रेटिंग है, ये रेटिंग जो रहती है वो पीवी रेटिंग होती है हमेशा, अर्थात पावर और वोल्टेज की रेटिंग होती है। हम सामान्यतः इन दोनों शब्दों में बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। वाट और वोल्ट दोनों अलग अलग चीज है। जैसे आप कोई भी बल्ब वगैरह है, आपने जैसे क्या किया, इस प्रकार के सपोज ये मान लेते हैं कि ये एक बल्ब है, एलईडी बल्ब आप देख रहे हैं। जब आप इस बल्ब को देखेंगे तो इस रेंज पर यहां इसके 2 चीजें इसमें दी गई हैं। एक तो पावर का रेटिंग दिया है और उसके नीचे में वोल्टेज की रेटिंग दी गई है। ये जो है 14 वाट का है और इसमें 220 वोल्ट से 240 वोल्ट का पावर रेटिंग लिखा हुआ है। तात्पर्य यह है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जब हम खरीदते हैं तो उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में हम यही चीज देखते हैं कि उस अप्लायंस का पावर कैपेसिटी कितना है और वो कितने वोल्टेज पर काम करता है। तो कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की रेटिंग जो होती है वो रेटिंग हमेशा पी और वी रेटिंग रहती है। और जैसे इसका मैंने बात किया, ये 14 वाट डेस 220 वोल्ट इस प्रकार से दिया हुआ है। तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका मीनिंग यह है कि जब ये बल्ब है, इस बल्ब में हम 220 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, 220 वोल्ट का विद्युत विभव देंगे, या उसके दोनों बिंदुओं पर, उसके धनात्मक और ऋणात्मक, ये बल्ब है, इस बल्ब का ये एक बिंदु को धनात्मक ले सकते हैं और एक बिंदु को ऋणात्मक ले सकते हैं। ये जो 2 इलेक्ट्रोड है, इन 2 इलेक्ट्रोड के बीच में जब आप 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस रखेंगे तो वो 220 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस रखने पर ये 1 सेकंड में 14 जूल इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करेगा और लाइट क्या करेगा? आउटपुट देगा हमें, अर्थात 14 वाट इसकी क्या है? क्षमता है। हाँ, यह जरूर होगा कि जैसे जैसे आप वोल्टेज का वैल्यू कम करते जाओगे, इसका मैक्सिमम जो पावर कितना है? 14 वाट है, तो 14 वाट से उसका वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। इट मीन्स ये है कि आप जितना वोल्टेज उसकी रेटिंग है उतना रेटिंग पे हमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ता है, तब तो वो अपना सफिशिएंट वर्क करेगा। यदि आप वोल्टेज कम करते जाओगे तो उसके द्वारा लाइट प्रोड्यूस करने की जो क्षमता है वो क्षमता भी कम होते जाएगी। तो आप देखे होंगे कि जब डीम लाइट रहता है, अर्थात वोल्टेज जब हमारे घर में कम आता है, तो उस वक्त घर के सभी जो अप्लायंसेस हैं
फैन जो चलता रहता है वो भी धीरे धीरे चलना चालू कर देता है, लाइट जो जलता है वो भी बिल्कुल डीम हो जाता है, अर्थात कम हो जाता है लाइट जलना उसमें, ये उसी का कारण है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की रेटिंग जो रहती है वो कैसे रहती है, पीवी रेटिंग होती है, पावर वोल्टेज के रिस्पेक्ट में रेटिंग की जाती है, और इसका तात्पर्य यही है कि इतना वोल्टेज देने पर वो इतने पावर को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, उतनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, इसकी बात किया उसने। अब ये 220 वोल्ट है और यहाँ ये कितने की बात कर रही है, 14 वाट की यहाँ पर बात हो। इसी प्रकार से दुनिया में जितने भी अप्लायंस होते हैं उन सब की डेजिग्नेशन या उन सब अप्लायंस का जो रेटिंग है इसी प्रकार से ही जारी किया जाता है। मगर इस बात को ध्यान रखना, W का मतलब होता है वाट और V का मतलब होता है वोल्ट। वाट और वोल्ट को कभी भी एक नहीं मानना चाहिए। हम दुकान में जाकर कई बार क्या बोलते हैं, भैया 220 वोल्ट का हमें बल्ब देना, या ऐसा बोल देते हैं भैया 14 वोल्ट का बल्ब देना। ये गलत तरीका है कम्युनिकेशन का। हालांकि दुकान वाला समझ जाता है कि इसे किस चीज़ की आवश्यकता है, मगर हमारा जो इंडिकेशन है, हम जिस तरीके से उसे बात कर रहे हैं कि क्या अप्लायंस हमें चाहिए, वो तरीका सही नहीं था। तो ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंस रेटिंग के बारे में हो गई बात। अब अगला जो टॉपिक है वो है फॉर्मूला। पावर को लेकर फॉर्मूला क्या होगा। इलेक्ट्रिक पावर को लेकर जिस फॉर्मूले की बात करेंगे, और उस फॉर्मूले के बाद इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड के ऊपर भी हम चर्चा कर लेंगे। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। अब जो टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है इट इज अबाउट फॉर्मूला। तो पावर इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम टेकन। बहुत इजी सा चीज था। वर्क को आप यहां पर W अपॉन क्या लिख सकते हैं, T लिख सकते हैं। अब देखिए, चूंकि पोटेंशियल विद्युत विभव बराबर होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी के उस टॉपिक को जब आप देखेंगे, उस वीडियो को जब आप देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या विद्युत विभव वाले, तो आपको यह सूत्र मिल जाएगा, वहां यह फार्मूला आपको दिखाई दे देगा। V इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो ये जो Q है इसको लाके V से मल्टीप्लाई कर दो, तो V इंटू Q का मान कितने के बराबर हो गया, W के इक्वल हो गया। तो वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल इंटू चार्ज। और इसी फॉर्मूले को हम इसमें ले जाकर क्या करते हैं, पुटअप कर देंगे इस फॉर्मूले में। तो पावर इज इक्वल टू क्या मिल गया, देयरफॉर पावर इज इक्वल टू V इंटू Q अपॉन हो गया ये T। वर्क डन के जगह में मैंने V इंटू क्यू को रख दिया, तो ये V इंटू क्यू अपॉन टी हो गया। अब आप बताइए Q बाई टी का मान किसके बराबर होता है, आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा के बराबर होती है। तो पावर का ये फॉर्मूला क्या मिल गया, V इंटू आई के इक्वल हो गया। ये पावर का पहला फॉर्मूला है। तो पावर का जो पहला सूत्र है वो क्या मिला, V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट। तो पोटेंशियल इंटू करंट का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो किसके बराबर होता है, पावर के इक्वल होता है। ये हमारे पास ये पहला सूत्र हुआ। अब इसी में दूसरा सूत्र क्या होगा, पुट V इज इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ क्या कहता है, V का मान किसके बराबर होता है, आई आर के बराबर होता है। तो हमने पुट किया क्या चीज, V का मान किसके बराबर पुटअप किया, I इंटू आर के बराबर। किसमें, समीकरण 1 में। तो इस समीकरण में जब रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, पावर का वैल्यू मिल जाएगा आई आर इंटू आई, ये वैल्यू मिल गया आपको आई स्क्वायर आर। तो पावर का ये भी एक क्या मिल गया अपने को, फॉर्मूला मिल गया। पावर इज इक्वल टू क्या हो गया, आई स्क्वायर आर। अब तीसरा जो चीज है, इसी सूत्र को V इज इक्वल टू आई आर ना रख के I इज इक्वल टू V बाई आर रख के देखो तो भाई V इज इक्वल टू आई आर भी ओम्स लॉ का ही है, और I इज इक्वल टू V बाई आर ये भी ओम्स लॉ से आता है। तो इस सूत्र में V का वैल्यू रख दिए तो वो दूसरा समीकरण मिल गया, I का वैल्यू रखोगे तो एक और नया समीकरण मिलेगा। तो इस स्थिति में पावर का वैल्यू जो है वो कितने के बराबर हो जाएगा, V इंटू V अपॉन क्या हो गया, R, एंड इट्स वैल्यू बिकम V स्क्वायर अपॉन R।
तो इस प्रकार से पावर के 3 क्या होते हैं, सूत्र होते हैं। विद्युत शक्ति के 3 विभिन्न प्रकार के जो सूत्र अपने को ज्ञात हुए वो क्या क्या थे। पहला जो सूत्र मिला हमें V × I के बराबर, दूसरा मिल रहा है हमें I²R और तीसरा मिला हमें V²/R के इक्वल। तो ये पावर के हमारे पास 3 सूत्र थे। ये तीनों सूत्र हमें एग्जाम में जो भी न्यूमेरिकल्स दिए जाएंगे उन न्यूमेरिकल्स में क्या क्या क्वांटिटी दिया है उसके रेस्पेक्ट में क्या फाइंड आउट करना है उसके आधार पर है। जब V और I दिया रहेगा तब हम पावर इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे, जब I और R दिया रहेगा तो इस फार्मूले से कैलकुलेट किया जाएगा, और जब V और R दिया रहेगा तो इस फार्मूले से कैलकुलेट किया जाएगा। वैसे आप स्टैंडर्ड है एक फार्मूला याद रखो और एक ओम्स लॉ याद रखो, उससे फिर किसी भी प्रकार के न्यूमेरिकल जो होंगे उस न्यूमेरिकल में दिए हुए मान के आधार पर हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने का एक अलग ही लेक्चर रहेगा, तो वो वीडियो में मैं मेंशन कर दिए रहूंगा कि वो उस वीडियो का जो टॉपिक है वो टॉपिक पावर से रिलेटेड और जो प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उनसे रिलेटेड सॉल्यूशन है, तो हम वहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी इसमें पूरा जो थ्योरेटिकल जो हमारा कॉन्सेप्ट है हम उसको स्टडी कर लेते हैं। तो ये तो था विद्युत शक्ति के बारे में। अब आता है इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड कैसे कैलकुलेट करें, इसके बारे में। विद्युत ऊर्जा खपत की गणना करना और गणना करके बिजली का बिल ज्ञात करने की विधि क्या है, इसके बारे में। अब ये जो टॉपिक था ये विद्युत शक्ति ना होकर, इलेक्ट्रिक पावर ना होकर, ये विद्युत ऊर्जा खपत के बारे में जानकारी दे रहा है। इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड के बारे में हम बात करते हैं कि कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हुआ, उसको हम किस इकाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और जिस इकाई से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके आधार पर हम कैसे बिजली बिल की गणना करते हैं। ये 3 बातों को हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड, आप देखिए पावर का फॉर्मूला क्या था, पावर का फॉर्मूला था वर्क डन अपॉन टाइम, अर्थात कार्य किया गया कार्य बटे लगा हुआ समय। उस कार्य को करने में कितना समय हमने लगाया वो किसके बराबर है, पावर के बराबर है। तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। ये वेरी इजी सा पॉइंट था, बहुत ही आसान सी बात थी। अब ये जो वर्क अपॉन जो टाइम है, तो ये वर्क कब कर रहे हैं हम, या इस वर्क को करने के लिए एनर्जी कहां से मिला। चूंकि हम बात कर रहे हैं विद्युत पावर की, विद्युत शक्ति की, इसलिए जो ऊर्जा के लिए कार्य करने के लिए जिस ऊर्जा का हम खपत कर रहे हैं वो ऊर्जा भी कौन सी है, विद्युत ऊर्जा। तो हम इसको लिखेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन क्या लिखा जाएगा, टाइम। क्योंकि जितना विद्युत ऊर्जा हम क्या करेंगे, खपत करेंगे, उतना ही कार्य होगा। कार्य संरक्षण का जो नियम होता है, ऊर्जा संरक्षण का जो नियम होता है, एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, क्या होता है कि एनर्जी वन फॉर्म से अदर फॉर्म पे कन्वर्ट होता है, ना उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना उसे बनाया जा सकता है। वही चीज है, विद्युत ऊर्जा थी तो विद्युत ऊर्जा पूरा का पूरा क्या हो गया, कार्य में रूपांतरित हो गया है। जितना विद्युत ऊर्जा हमने दिया उतने का पूरा हमने कार्य कर लिया। तो पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम भी सही है और एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम ये फॉर्मूला भी सही है। दोनों सूत्रों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जितना कार्य करेंगे कार्य कितना होगा, जितनी हम ऊर्जा खपत करेंगे उतना ही हमारे पास कार्य होंगे। तो इस सूत्र की बात करेंगे, इस टाइम को लाकर यदि पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड, विद्युत ऊर्जा खपत। यह सूत्र किसके बराबर होगा, हम लोगों के पावर इनटू टाइम के इक्वल हो जाएगा। ये इस प्रकार से इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड बराबर है पावर इनटू टाइम। तो ये हमारे पास एक बहुत ही छोटा सा क्या मिलता है, फॉर्मूला मिलता है। अर्थात कोई अप्लायंस का पावर कितना है और उस अप्लायंस को हमने कितने घंटे तक क्या किया, रन किया, कितने सेकंड तक हमने उसको चलाया, कितने टाइम तक हमने उसको रन किया, उसके आधार पर हम क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड का मान निकाल सकते हैं।
जैसे मान लो की बात है, घर में जो 40 वाट का जो बल्ब होता है, अब इस 40 वाट के बल्ब को यदि मैंने 1 घंटे तक चलाया तो कितनी ऊर्जा खपत की? 40 वाट को हमने कितने घंटे तक चलाया जी? 1 घंटे तक चलाया। तो यदि आप इसको सेकंड में बदलेंगे तो क्या मिल जाएगा? 40 वाट को आपने लिख लिया जूल अपॉन सेकेंड, और घंटे को आपने लिख लिया 3600 सेकेंड। सेकेंड और सेकेंड कट गया, आप 40 को 3600 से क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें। तो 36 दूनी हो गया 72, और 72 दूनी हो गया 144, 144 इतना जूल। अर्थात आपने कितना एनर्जी खपत किया? कितने ऊर्जा की खपत की? हमने खपत की है 1,44,000 जूल ऊर्जा की खपत की। यह डिजिट कब आ रहा है? जब हमने इसको किस में रिप्रेजेंट किया? घंटे को किस में ले लिया? सेकंड में, क्योंकि यह सेकंड सेकंड क्या है? आपस में बराबर है, इसीलिए। तो देखिए, एक बल्ब को जब, एक 40 वाट के बल्ब को जब आपने, एक 40 वाट का जो बल्ब है, इस बल्ब को जब आप केवल 1 घंटे जलाते हैं तो ऊर्जा की गणना 1 लाख 1.5 लाख के रेंज में पहुंच गई। इमेजिन कीजिए, इसको प्रतिदिन 10 घंटे जलाएंगे, और प्रतिदिन 10 घंटे जलाने के बाद आप 1 महीने तक रोज वैसे ही जलाते हैं, तो कितना ऊर्जा होगा? तब तो उस स्थिति में 30-35 लाख, 65 लाख, 70 लाख जूल के आसपास पहुंच जाएगा। ये सिर्फ एक बल्ब का है। घर में इस प्रकार से हम 10 बल्ब लगाते हैं। घर के अंदर हम इस प्रकार से, ये 40 वाट का तो ये बल्ब था, 120-20 वाट के फैन चलाते हैं। इसी प्रकार से टीवी, कूलर, फ्रिज, एसी, ये सब चीजें चलाते हैं। इन सब की जब ऊर्जा की गणना करेंगे तब तो हर महीने ऊर्जा की जो गणना है वो तो करोड़ों जूल, अरबों जूल के रूप में आते जाएंगे। फिर तो इस असुविधा से बचने के लिए जब हम विद्युत ऊर्जा खपत की गणना करते हैं, उस स्थिति में ये जो आवर जो हमने प्रयोग किया, घंटे को हमने जो सेकंड में बदला है, सेकंड में बदले तो 1,44,000 जूल आ गया। और यदि आप इसको घंटे को घंटे में ही रहने देते, 40 वाट को 40 वाट ही रहने देते, इसको 1 घंटे ही रहने देते, तो ये कितना ऊर्जा हो जाता? 40 वाट आवर। अब आप देखिए कौन सा डिजिट ज्यादा आसान पड़ रहा है हमें रिमेंबर रखने के लिए, याद रखने के लिए, और हैंडल करने के लिए, और बात करने के लिए। 1,44,000 जूल ऊर्जा कहना ज्यादा उचित है या 40 वाट आवर जूल कहना आसान है? तो वाट आवर में कहना ज्यादा इजी होता है। इसी कारण जब इसकी इकाई की बात की जाती है तो इसकी इकाई जो रहती है, पावर का इकाई हो गया हम लोगों का वाट, और टाइम का इकाई हो जाता है आवर, अर्थात घंटा। ठीक है, वाट घंटे में हम क्या करते हैं? विद्युत ऊर्जा खपत की गणना करते हैं। क्योंकि जब आप इसको जूल में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे तो इस प्रकार के डिजिट में चले जाएगा। जब जूल में नहीं बदलेंगे तो ये बहुत आसान छोटे से शब्दावली, छोटे डिजिट के रूप में हमें इसकी गणना मिलेगी। तो ये वाट आवर जो है ये किसकी इकाई हो गई? विद्युत ऊर्जा खपत की। मगर ये एक बल्ब के लिए जैसे 40 वाट आया, ये भी 1 घंटे का है, तो एक दिन में 10 घंटे जलाओगे तो ये 400 वाट हो जाएगा, वाट आवर। देखें, जैसे ये एक दिन का है तो 40 वाट है, एक दिन का 1 घंटे का है, तो मान लो एक दिन में यही 10 घंटे होता तो उस स्थिति में ये कितना मिल जाता हमें? ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमको मिल जाता 400 वाट आवर। इसी प्रकार जब ये 30 दिन तक चलता, इंटू 30 करूंगा तो ये क्या मिल जाएगा मुझे? 12,000 वाट आवर। अर्थात एक बल्ब का जो ऊर्जा खपत है वाट आवर के रूप में भी ले रहा हूं तो 12,000 वाट आवर के आसपास पहुंच गया। कब? जब मैंने बल्ब को कितना लिया? 40 वाट का लिया है। इमेजिन करो यही यदि 100 वाट का बल्ब होता तो इमेजिन करो कि यदि आप इसको 1000 वाट का हीटर प्रयोग करते तो क्या होता? तो उसी स्थिति में भी ये वैल्यू क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। तो इस परेशानी से निजात पाने के लिए क्या किया गया? जैसे इसको, जैसे वाट का किलोवाट होता है उसी प्रकार वाट आवर का किलोवाट आवर भी हो सकता है। तो ये जो वाट आवर है ये तो इसकी इकाई है, इसकी अन्य इकाई होती है वो है किलोवाट आवर, KWH। इसकी अन्य इकाई होती है मेगावाट आवर, MWH। इस तरीके से किलोवाट आवर का मतलब होता है 1000 वाट आवर, मेगावाट आवर का मतलब होता है 10⁶ वाट आवर, इस तरीके से।
तो ये विद्युत ऊर्जा खपत की जो बात होती है उसे हम किस नाम से किस इकाई से मेनली हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वाट आवर से रिप्रेजेंट करते हैं। वाट आवर छोटी इकाई है तो उसको थोड़ा बड़ा करने के लिए हम किलो वाट आवर का प्रयोग करते हैं। किलोवाट अलग है, किलोवाट आवर अलग है। मेगावाट आवर का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो ये इस प्रकार से इसकी बात हो रही है। मगर अब एक महत्वपूर्ण बात आती है कि ये तो विद्युत ऊर्जा खपत का सूत्र हो गया पावर इनटू टाइम से, और उसकी इकाई हो गई वाट आवर या किलोवाट आवर या मेगावाट आवर, इसकी बात हो गई। अब हम एक महत्वपूर्ण चीज पर चर्चा करते हैं, वो है इकाई अर्थात यूनिट। 1 यूनिट एनर्जी ये किसके बराबर होता है? 1 यूनिट एनर्जी किसे कहते हैं हम, या 1 यूनिट बिजली किसे कहा जाता है? हम सामान्यतः अपने घर में ये चर्चा करते हैं कि इस बार ज्यादा यूनिट जल गया तो बिजली का बिल ज्यादा आ गया। ये तो आखिर ये यूनिट क्या है, और हम इस यूनिट को किस तरीके से हम समझते हैं। तो 1 यूनिट इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो कितने के बराबर होता है, 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है। इट मीन्स 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो 1 यूनिट इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो 1 किलोवाट आवर को ही कहा जाता है। और यही जो है स्टैंडर्ड यूनिट है। अर्थात जब कभी भी हम बात करेंगे कि भाई इस बार घर में 50 यूनिट बिजली की आवश्यकता पड़ी, 50 यूनिट बिजली, इसका तात्पर्य है कि 50 किलोवाट आवर का हमें क्या हुआ, रिक्वायरमेंट था। और 1 यूनिट बिजली का जो रेट है वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट तय करता है। जैसे अभी हमारे छत्तीसगढ़ में रेसिडेंशियल यूज के लिए अर्थात घरेलू उपयोग के लिए जो विद्युत की दर है वो अलग अलग है। भाई 0 से 50 यूनिट तक के लिए लगभग वो 2 रुपये 41 पैसे है, 50 से 151 यूनिट के लिए 3 रुपये 41 पैसे। ये वैल्यू वेरी कर सकता है। मैं आपको एक टेंटेटिव वैल्यू बता रहा हूं। तो ऐसे कर करके क्या होता है, जितना यूनिट हम खपत करते हैं उसके अकॉर्डिंग उसने क्या किया, विद्युत की यूनिट के जो दर है उसको तय करके रखा है, और उतने यूनिट के वैल्यू को जितना हम यूनिट खर्च कर रहे हैं उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बिजली बिल आया घर में, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी एक बहुत छोटा सा मैं एग्जाम्पल लूंगा और उस एग्जाम्पल के आधार पर बिजली के कितने यूनिट खपत हो रहे हैं और कितना बिजली बिल आएगा उन दोनों के बारे में हम चर्चा कर लेंगे। तो 1 यूनिट इलेक्ट्रिक एनर्जी जो रहता है यही स्टैंडर्ड यूनिट होता है हम लोगों का, और यही स्टैंडर्ड यूनिट किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है। अब देखो रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। क्यों अब ये दोनों चीज को अपने को पढ़ने की आवश्यकता पड़ी? किलोवाट आवर भी ऊर्जा की इकाई है, किलोवाट आवर ऊर्जा की इकाई है, और जूल भी ऊर्जा की इकाई है। तो इन दोनों के बीच में कुछ न कुछ संबंध होगा। तो बहुत आसान सा रिलेशन है, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 की जगह हमने रख दिया 1 इंटू किलो की जगह हमने रख दिया 1000। किलो का तात्पर्य क्या होता है, 1000 इंटू वॉट की जगह रख दिया हमने जूल अपॉन सेकेंड, और आवर के जगह पर हमने रख दिया 3600 सेकेंड। सेकेंड और सेकेंड कैंसल आउट हो गया, 3600 गुणा 1000 गुणा 1, तो ये कितना मिल गया 36 दिस वन, और ये मिल गया अपने को जूल। तो 1 किलोवाट आवर जो रहता है वो 36 लाख जूल के बराबर होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ऐसे भी लिखा जा सकता है। 1 किलोवाट आवर या 1 यूनिट जो है बिजली, 1 यूनिट जो बिजली है, विद्युत है, वो किसके बराबर होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। मगर इस वैल्यू को संभवतः सब जानते हैं, तो इसे क्या किया जाता है, इसके वैल्यू को चेंज कर दिया जाता है। किसके आधार पर, दशमलव के स्थान के आधार पर। और दशमलव के स्थान को हम क्या करते हैं, आगे पीछे पलट लेते हैं। तो देखो
यदि इस दशमलव के स्थान को मैं सामने तरफ ही रखूंगा तो ये केवल 36 का लाएगा। 36 गुणा 10 की घात 5 जूल हो गया। या इस दशमलव को लेफ्ट साइड में ले आया 0.36, तो ये हो गया गुणा 10 की घात 7 जूल हो गया। जब 3 और 6 के बीच में डेसिमल है तब 10⁶ रहेगा। 36 यदि आप लिख देते हैं तो ये 10⁵ हो गया, या 0.36 करते हैं तो ये 10�7 हो गया। तो दशमलव के स्थान के साथ खेलकर वो प्रश्न को पूछता है। जैसे देखिए प्रयोगशाला सहायक के पेपर में सेम यही क्वेश्चन आया था, 1 यूनिट जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वो जूल में कितने के बराबर होता है। तो ये ऑप्शन बस नहीं था उसमें 3.6 इंटू 10⁴ जूल था, 3.6 इंटू 10⁷ जूल था, 36 इंटू 10⁵ जूल था। ऐसे करके उनमें ऑप्शंस दिए हुए थे, तो उसका करेक्ट ऑप्शन था 36 इंटू 10⁵ जूल। आप इसको यहां से मैच कीजिए या इसको आप स्टैंडर्ड वैल्यू से मैच कीजिए और उसके बाद फिर इसके आंसर को लाइए। तो जो 1 यूनिट जो होता है वो इतने ही जूल के बराबर होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो ये इस प्रकार से ये इसके स्टैंडर्ड यूनिट की बात किया हम लोगों ने। अब एक छोटा सा उदाहरण हम लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करने को लेकर। मैं क्वेश्चन को यहां नोट कर रहा हूं, आप लोग भी अपने कॉपी में साथ साथ नोट करते हुए जाएंगे एवं आप बिजली बिल की गणना आसानी से कर सकते हैं सामान्य शब्दों में। जैसे हम एक घर की बात करते हैं, कोई एक घर है, एक घर में क्या क्या चीजें हैं, 2 20 वॉट के एलईडी बल्ब है, एक 150 वॉट का कूलर है उस घर में, एक 150 वॉट का टीवी है उस घर में, एक 1000 वॉट का फ्रीज है उस घर में। मान लेते हैं कोई एक घर हम ले लिया, उस घर में 2 बल्ब जलते हैं, एक कूलर चलता है, एक टीवी है, एक फ्रीज है। सबका क्वांटिटी पावर रेटिंग बता दिया है, 20 वॉट का है, 150 वॉट का है, 150 वॉट का, 1000 वॉट का है। बता रहे हैं कि ये जो बल्ब है एलईडी बल्ब, ये एलईडी बल्ब प्रतिदिन, यहां ऊपर मैं लिख देता हूं प्रतिदिन ये 10 घंटे चलता है। कूलर जो है प्रतिदिन 12 घंटे चलता है, रन करता है। टेलीविजन प्रतिदिन ये भी लगभग 12 घंटे के आसपास रन करता है। और फ्रीज प्रतिदिन 24 घंटे क्या करता है, रन करता है, या 20 घंटे ले लेता हूं, रन कर रहा है। ये ऐसा ले लिया। अब बोल रहा है एक माह में बिजली बिल की गणना कीजिए, विद्युत खपत की भी गणना कीजिए और बिजली बिल की भी गणना कीजिए यदि जो कॉस्ट है 1 यूनिट का जो कॉस्ट है वो 3.5 रुपीज हो। 3.5 रुपए है यदि बिजली का बिल 1 यूनिट का, तो इन सभी चीज को 1 महीने तक प्रतिदिन इतने इतने घंटे चलाने पर कितना बिजली बिल आएगा उसको गणना करना है और कितने एनर्जी का खपत होगा। बहुत आसान है। 2 बल्ब है कितने का, 20 वॉट का, और एक दिन में कितना चलाते हैं हम, 10 घंटे, तो 30 दिन में कितना चलाएंगे। तो बहुत आसान है इसका कैलकुलेशन करना। इन सब के लिए अलग अलग कैलकुलेट कर लेते हैं, सबको फाइनली ऐड कर देंगे। 2 बल्ब, एक बल्ब जो है 20 वॉट का है, एक दिन में चलता है 10 घंटे, और कितने दिन जला रहे हैं माह में हम, 30 दिन। देखिए कैसे किए, 2 बल्ब है, प्रत्येक बल्ब का पावर कितना, 20 वॉट, तो 20 दूनी 40 वॉट हमने जलाया। एक दिन में कितना जलाया, 10 घंटे, तो अर्थात एनर्जी कितना जला लिया हमने, 40 गुणा 10, 400 वाट आवर जला लिया। ये एक दिन का था, तो एक महीने के लिए आपको निकालना है तो क्या करेंगे आप, इंटू 30 मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से। इन सबको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर ले लीजिए, तो ये कितना मिल गया, 20 दूनी 40, ना हम 400, 400 गुणा 30 कितना हो गया, ये 12,000 वाट आवर। इसी प्रकार दूसरे का आप निकाल लीजिए, एक
कूलर है 150 वाट का है, प्रतिदिन 12 घंटे चलता है एवं 30 दिन तक चला रहे हैं। मल्टीप्लाई कीजिए इसे भी, ये क्या मिलेगा 15 12 180, 180 अर्थात 18 तो यह कितना हुआ 54, 1 2 और 3 तो ये 54,000 वाट आवर मिल गया हमें। इसी प्रकार से टीवी का भी जो है वो क्या है, एक टीवी है 150 वाट का है, प्रतिदिन 12 घंटे चलाते हैं और 1 माह तक हम चलाएंगे तो 1 × 150, एक टीवी उसका पावर कितना है 150 वाट, एक दिन में चलाए 12 घंटे और 30 दिन में चलाए × 30 करके, तो ये भी वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको 54,000 वाट आवर मिल गया। फ्रिज की बात करते हैं, एक फ्रिज है 1000 वाट का है, प्रतिदिन 20 घंटे चलाते हैं और 30 दिन तक जा रहे हैं। अब ये कितना मिल जाएगा 3 दूनी 6, 1 2 3 4 5 शून्य है तो 6 के आगे 1 2 3 4 5 ये 0 हमने लगा दिया। अब ये मिल गया आपको 6 लाख वाट आवर, ये ऐसा। अब देखिए इसको सबको आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 1000 वाट का है फ्रिज, मैंने टेंटेटिव लिया है, जरूरी नहीं है इतना का ही हो। 1000 वाट का फ्रिज है, 20 घंटे प्रतिदिन जला रहे हैं, 30 दिन में कितना चलेगा 20 30 हम 600, 1000 तो 6 लाख घंटे हो गए। सबको आप ऐड कर दो, स्टार्टिंग के 30 तो एज इट इज है, उसके बाद है 4 2 6 4 10 और शून्य की शून्य कैरी 1, 5 5 10 11 1 12 की 2 और ये 6, ये मिल गया आपको 6,20,000 वाट आवर। अर्थात कुल जो ऊर्जा जो खपत है वो कितना मिला, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड जो है 6,20,000 वाट आवर। अब इसको यदि आपने 1000 से भाग दे दिया तो ये बन जाएगा किलो वाट आवर। ये 3 शून्य और 3 शून्य कट गया तो आंसर कितना मिला 620 किलो वाट आवर। इसी को हम कहते हैं 620 यूनिट। 620 यूनिट बिजली हमने क्या किया, उसमें हमें खपत किया। अब 1 यूनिट बिजली खपत का चार्ज कितना लग रहा है 3.5 रुपए, तो 620 यूनिट का कितना लगेगा 620 गुणा 3.5। अब ये जो भी आंसर आएगा आपके पास 600 तिया हो गया 1800, 20 तिया हो गया 60, 1860 और 620 का आधा 310 तो 18 और 3 21, तो ये आंसर आ जाएगा 2170 रुपए उस घर का जो बिजली बिल है 2170। तो इस प्रकार से प्रश्न आता है और ये सिलेबस में आपका दिया गया है। इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड और साधारण विद्युत जो बिल आता है, बिजली का बिल आता है, उसकी गणना करने के लिए तो उसकी गणना हम इसी प्रकार से करते हैं। नंबर ऑफ अप्लायंस को उसके पावर रेटिंग से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसको मल्टीप्लाई किया जाता है उसके प्रतिदिन कितने घंटे चल रहे हैं उससे, फिर जब महीने के लिए निकालना रहता है तो लास्ट में हम 30 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जो देखेंगे आप सभी कि ये जो 30 से जो मल्टीप्लाई कर रहा हूं ये माह में बताता है, ये जो है ये प्रतिदिन को बताता है, ठीक है। ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये उपकरण की क्षमता को बताता है और ये उपकरण की संख्या को बताता है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड निकालने के लिए बोला जाएगा तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड आप निकाल सकते हैं। बिजली का बिल गणना करने की बात की जाएगी तो बिजली के बिल की हम गणना कर सकते हैं। तो ये जो था ये विद्युत शक्ति और विद्युत ऊर्जा खपत की गणना, इस चीज के बारे में ये हमने आज की क्लास में पढ़ा है। विद्युत में अब 2 टॉपिक और बच गए हैं, दोनों टॉपिक एक क्लास में खत्म होगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। और कोशिश करेंगे कि आधे आधे घंटे का दोनों को सेपरेट रख लेंगे, आधे घंटे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का, आधे घंटे हम केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट का। तो इस प्रकार से ये 2 क्लास में विद्युत का जो पूरा का पूरा टॉपिक है आपका खत्म हो जाएगा। और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी खत्म होगा, आफ्टर इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीशन, हम तुरंत स्टार्ट कर देंगे किस चीज के बारे में, मैग्नेटिज्म को कंप्लीट करने के लिए। ओके, धन्यवाद।